बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्री पार्टीशन तक अपनी पाक स्टडी कंप्लीट कर ली थी। आज इस लेक्चर में हम पोस्ट पार्टीशन हम पाकिस्तान स्टडी इसमें पढ़ेंगे और आज ही हमारी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान स्टडी सारी मुकम्मल हो जाएगी। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके लेक्चर्स रहते हैं तो वो जल्द से जल्द कवर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। किसी का फ़ायदा हो जाता है तो इसमें इंशाल्लाह ताला आपको अजर मिलेगा। अगर आप उस तरह शेयर नहीं कर सकते तो ये वीडियो जो आती है उस पर अपना प्यार दिखाया करें, ठीक है। तो अपना प्यार दिखाते हैं तो यूट्यूब इसको आगे से आगे लोगों के पास भेजते हैं हमारी वीडियो को, ठीक है। ये समझ नहीं आ रही कि 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट बंदा है इधर है, सिर्फ मेरी वीडियोस पे नहीं, मैं और वीडियोस भी देखता हूँ तो उस पर 1000-2000 बंदा आ रहा होता है देखने के लिए, तो बाकी लोग किधर हैं मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। मैं हमारा काम ये है क्योंकि कम लोगों को भी वही चीज पढ़ानी है, ज्यादा लोगों को भी यही चीज पढ़ानी है। शुरू करते हैं जी पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है जनाब। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को 27 रमजान मुबारक को मार्ज वजूद में आ गया था, ठीक है जी। पहले गवर्नर जनरल हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान बने, पहले कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक मिजरे बने, ठीक है। जनरल फ्रैंक वाल्टर मिजरे, ठीक है, ये ब्रिटिश से। तो लियाकत अली खान पहले वजीर आज़म, गवर्नर जनरल कायद मोहम्मद अली जिन्ना खुद बने, ठीक है। और उस वक्त स्पीकर ऑफ असम्बली नहीं हुआ करता था, प्रेसिडेंट ऑफ असम्बली हुआ करता था। तो प्रेसिडेंट ऑफ असम्बली भी खुद कायद आज़म साहब बने थे, ठीक है। तो पाकिस्तान का पहले अपना आइन नहीं था। पाकिस्तान ने किस आइन के तहत, जो इंडियन एक्ट था ना 1935 वाला, इंडियन एक्ट 1935 के अंदर कुछ तारामीम करके ना अबूरी तौर पे इंटरिम पीरियड के लिए इस आइन को हमने लागू करके रखा। अच्छा, पाकिस्तान फिर 14 अगस्त को हमारे वजूद में, अगले महीने सितंबर में 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बन गया, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया, याद रखिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया, याद रखिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान का कौमी परचम कहाँ लहराया गया? फ्रांस में। ये सारे के सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को किस हेड ऑफ द स्टेट ने सबसे पहले विजिट किया? तो वो अमीर ऑफ कुवैत थे। कौन थे जी? अमीर ऑफ कुवैत ने किया था, आपने याद रखना है। अच्छा, दुनिया में ना सिर्फ बरादर इस्लामी मालिक अफगानिस्तान था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया था तस्लीम करने में, ठीक है। उसके बाद 1947 के अगले साल 48 में 1 जुलाई 19 इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था, याद रखिएगा। जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो 65 लाख मुहाजिरीन, कितने जी? 65 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे, आपने याद रखना है। तो कुछ रियासतें उस वक्त थी बेसिकली, तो पाकिस्तान को सूबे दिए गए थे, बांग्लादेश, सिंध, सरहद, पंजाब, इस तरह से। उसके अलावा भी 565 कुल आज़ाद रियासतें थी। कितनी थी? 565। इनके अंदर अपनी हुकूमत थी, वहाँ पे एक वहाँ पे राजा हुआ करता था, वो हुकूमत चलाया करता था। तो अब इनके पास चॉइस थी, चाहे या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें या भारत के साथ इल्हाक करें, इस तरह से अब ये होना था। तो सिर्फ 13 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। कितनी रियासतें? 13 रियासतों ने इल्हाक किया, क्योंकि ज्यादातर तो जो दूसरी रियासतें थी वहाँ पे हिंदू राजा बैठे हुए थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ हिंदुस्तान में जो है इंडिया वालों के साथ ही इल्हाक किया था। सिर्फ 13 रियासतों ने किया। इन रियासतों को देख लेते हैं। सबसे पहले इल्हाक करने वाली रियासत कौन सी थी? सवात, याद रखना है। दूसरे नंबर पे चित्राल है, आपने याद रखना है। सबसे अमीर इल्हाक करने वाली रियासत कौन सी थी? बहावलपुर थी। ये 3 हो गई, 10 और हैं, आप इनको देख लें, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। अम्ब, दीर रियासत, फुलरा, हुंजा, नगर, खैरपुर, कल्लात, खरान, लसबेला, मकरान, ये रियासतें थी 10, और 3 ऊपर वाली सवात, चित्राल और बहावलपुर, इस ये 13 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। इनमें से किसी भी तरह से घुमा फिरा के वो सवाल पूछ सकता है आपको, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसी रियासतें फिर जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती थी, लेकिन हिंदुस्तान ने, भारत ने उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया। उनमें सबसे पहले गुरदासपुर की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, फिरोजपुर की रियासत, भोपाल की रियासत। गुरदासपुर, जूनागढ़, फिरोजपुर, भोपाल और कश्मीर की रियासत। इनके जो लोग थे ना वो चाहते थे हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे। इनके ऊपर राजा जो बैठे हुए थे मोस्टली के ऊपर, वो सारे हिंदू थे, तो उस वजह से उनका इल्हाक भारत के साथ हो गया था, ठीक है जनाब। पूछता है पहले गवर्नर जनरल, पहले पीएम, पहले स्पीकर, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उससे पहले हमारे पास ये इस तरह से 4 गवर्नर जनरल आए थे, 4 प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली स्पीकर आए थे, 4 कमांडर इन चीफ आए थे। तो इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, हेड ऑफ द स्टेट, जिसको आज हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली जो कि स्पीकर। फिर 1956 में ये नाम तब्दील हो गए, स्पीकर में, प्रेसिडेंट में, ठीक है। जो कमांडर इन चीफ है, ये 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज हुआ था, ये इस तरह ही रहा। 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना जाके, उसके अंदर फिर ये कमांडर इन चीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चेंज हो गया था, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना साहब, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब,
जो स्पीकर थे प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली खुद मोहम्मद अली जिन्ना साहब बने थे, ठीक है। कमांडर इन चीफ पहले जनरल फराक मिजरे बने थे, आपने याद रखना। दूसरे नंबर पे गवर्नर जनरल, दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना के बाद? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। प्राइम मिनिस्टर ये लियाकत अली खान ही रहे थे। मौलवी तमीजुद्दीन जो प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बने थे मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, आपने याद रखना, मौलवी तमीजुद्दीन। जनरल फराक मिजरे के बाद जनरल गेरेसी बने थे, आपने याद रखना है। उसके बाद मलिक गुलाम मोहम्मद बने तीसरे नंबर पे गवर्नर जनरल। फिर तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर बने ख्वाजा नाजिमुद्दीन। स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन जनरल गेरेसी रहे। फिर चौथे नंबर पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा थे। पहले नंबर पर लियाकत अली खान, फिर ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, ठीक है। और उसके बाद फिर चौथे नंबर पर जो गवर्नर जनरल बने वो इस्कंदर मिर्जा थे जी, जनरल रिटायर्ड इस्कंदर मिर्जा। फिर मोहम्मद अली बोगरा के बाद आएंगे चौधरी मोहम्मद अली। इन्हीं के दौर में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इस्कंदर मिर्जा और चौधरी मोहम्मद अली के दौर में। जो स्पीकर थे वो यही रहेंगे, या प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यही मौलवी तमीजुद्दीन रहेंगे, आपने याद रखना है। कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ही बने थे, ठीक है। ये फर्स्ट नेटिव कमांडर थे, ठीक है, आर्मी के। क्योंकि इससे पहले जो दो थे वो ब्रिटिशर्स थे। जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था वो जनरल अयूब थे, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 1956 का, 1962 का, 1973 का। उसके बाद फिर पाक इंडो वार्स, कुछ यहाँ पे पैक्ट हुए थे पाकिस्तान के आपस में। उसके बाद फिर मार्शल लॉस को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में कुछ जो असैसिनेशंस हुई हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के अंदर सिर्फ वाहिद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा हुआ नहीं है, बाकी सारे के सारे लिखे हुए हैं। जो लिखा हुआ नहीं है वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का पहला कानून 9 साल बाद आया जी, 9 साल बाद। हालांकि जो इंडिया का पहला कानून था वो सिर्फ 3 साल बाद आ गया था, 1950 में आ गया था, हमारा 56 में जाके आया। इनेक्टमेंट की बात कर लें तो 23 मार्च 1956, ठीक है, 23 मार्च 1956 को मुल्क में कानून लागू गया। गवर्नर जनरल नाम चेंज हुआ, प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली का नाम चेंज होकर स्पीकर बन गया। पीएम ही रहा, कमांडर इन चीफ ही रहा, ठीक है। ये उसके बाद इस्कंदर मिर्जा, क्योंकि सदर की बात कर ले जाने से पहले तो गवर्नर जनरल थे। पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? पाकिस्तान के पहले सदर इस्कंदर मिर्जा थे, आपने याद रखना। कौन थे जी? इस्कंदर मिर्जा, आपने याद रखना। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। आर्टिकल इसके 234 आर्टिकल्स थे, ये आपने याद रखने। 234 आर्टिकल थे। इसके पार्ट से चैप्टर 13 थे। कितने थे? 13। शेड्यूल 6 थे जी। कितने थे? शेड्यूल 6 थे, आपने याद रखना है। इसके बाद इसके लेजिस्लेचर कहते हैं कानून साज इदारा। कानून साज इदारा की कैसी फॉर्मेशन, इसका कैसा स्ट्रक्चर था, इसमें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यूनिकैमरल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर थी। यूनिकैमरल के अंदर क्या होता है? सिर्फ वन हाउस होता है, आपने याद रखना है, वन हाउस। नेशनल असेंबली थी, सेनेट वगैरह नहीं था, सिर्फ नेशनल असेंबली। इसके अंदर किस तरह सीटें थी? 300 सीटें थी टोटल, ठीक है, 300 सीटें और 10 वुमेन्स की। क्योंकि उस वक्त वन यूनिट चल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 150 बंदे वेस्ट पाकिस्तान से बैठते थे और 150 बंदे ईस्ट पाकिस्तान से बैठते थे। 300 इस तरह ये फॉर्मेशन थी, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने याद रखना है। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? चौधरी मोहम्मद अली था जी, चौधरी मोहम्मद अली। और प्रेसिडेंट 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, और वैसे ओवरऑल पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा था, आपने याद रखना है, ठीक है जनाब। इसके अंदर एज लिमिट रखी गई प्रेसिडेंट की 40 साल, और कहा गया कि ये मुस्लिम होगा, लाजमी मुस्लिम होगा। उसके बाद पहले नंबर पे तो पार्लियामेंट्री थी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी थी साथ में, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि यूनिकैमरल है, जिसका एक हाउस है। वैसे दुनिया में देखा जाए जितनी भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अंदर 2 हाउसेज होते हैं, ठीक, अपर हाउस, लोअर हाउस। लेकिन 56 और 62 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास यूनिकैमरल एक हाउस ही चलता रहा। बहरहाल ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर जिसका हेड होता है। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, इसका चीफ मिनिस्टर या वजीर आला जो होता है वो इसका हेड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है रेवेन्यू को, फॉरेन अफेयर्स को, इस तरह के। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है ये तालीम को, हस्पताल को, जो बुनियादी चीज़ों को ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखती होती है, आपने याद रखना। फिर लिस्ट सिस्टम एक होता है यहाँ पे। लिस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है ये बताया जाता है कि जितनी भी लिस्ट होंगी ना, जैसे यहाँ पे 3 लिस्ट है, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। इनके दरमियान ये 3 लिस्ट सिस्टम ये बताएगा कि पावर की सेपरेशन कैसे होगी, फेडरल को क्या पावर मिलेगी, प्रोविंशियल को क्या पावर मिलेगी, और कंकरेंट में जो चीजें हैं उनको क्या पावर मिलेगी, ठीक है। तो 3 लिस्ट सिस्टम था, 3 लिस्ट सिस्टम था। किसके अंदर? 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने याद रखना है। 56 के अंदर इलेक्शंस
के बारे में कैसे कहा गया, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होंगे, यानी को आवाम इलेक्ट करेगी, वो जाके डायरेक्ट नेशनल असेंबली में बैठेंगे, ठीक है, किसी और को इलेक्ट नहीं करेगा, वो खुद जाके बैठेगा वहां पे, डायरेक्ट का ये मतलब है। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 1949 में आई थी, लियाकत अली खान जब बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ लोगों ने, कुछ उलमा ने बताया कि इस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, टेक्नोक्रेट्स ने बताया लियाकत अली खान को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होना चाहिए। उन चीज़ों को इकट्ठा करके लियाकत अली खान ने फिर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपनी असेंबली से पास करवाई थी, आपने याद रखना। तो ये वो है 1949 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जब 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसके अंदर एज अ प्रीएमेबल रखा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। प्रीएमेबल एक इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि अब कोई किताब बंदा लिखता है ना, उससे पहले एक दिबाचा लिखता है, प्रीफेस लिखता है कि ये हमारी किताब इस तरह की है। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिबाचा है उसके अंदर प्रीएमेबल के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा है, ठीक है। एक प्रोविजन, प्रेसिडेंट हमारा मुस्लिम होगा, एजुकेशन ऑफ कुरान हदीस को कंपलसरी करार दिया 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आपने याद रखना। जो इससे 56 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको किसने खत्म किया? इस्कंदर मिर्जा ने किया था जी। इस्कंदर मिर्जा ने 2 साल बाद ही मार्शल लॉ लगा के इसको खत्म कर दिया, ठीक है। कब खत्म किया इसने? 7 अक्टूबर 1958 को, 2 साल बाद, 7 अक्टूबर 1958 को, ठीक है। ये 62 का कॉन्स्टिट्यूशन कौन लेके आया? जनरल अयूब खान, ठीक है, सेकंड 1962 में। ये कब इम्पोज हुआ था इसको देख लेते हैं, इनेक्टमेंट इसकी देख लेते हैं। जनरल अयूब खान ने इम्पोज किया 8 जून 1962, ये डेट याद रखनी है। इसके तहत पाकिस्तान का नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पीछे इस्लामिक का लफ्ज हटा दिया गया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। फिर लोगों ने तनकीद की, उलमा ने और मजहबी जो तबके थे उन्होंने तनकीद की। उसके बाद फिर पहली अमेंडमेंट की गई, इसके तहत सबसे पहले इसका नाम चेंज किया, इस्लामिक का नाम लगाया गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम रखा गया अपने हाथ में, पहली अमेंडमेंट के तहत, ठीक हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, आर्टिकल इसके 234, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 234 से 250 हो गए। उसके अंदर 13 थे, इसके अंदर एक कम करके 12 पार्ट्स रख दिए गए। शेड्यूल पिछले के अंदर 6 थे, कम करके इसके अंदर 3 रख दिए गए। लेजिस्लेचर की बात कर ली जाए तो यूनिकैमरल था, इसके अंदर भी एक हाउस था सिर्फ, ठीक है, एक हाउस था नेशनल असेंबली। उसके अंदर 300 सीटें थी, इसके अंदर सिर्फ 156 सीट इनिशियली रखी गई। उसके बाद फिर तरमीम करके 218 हुई, फिर 313 आई। लेकिन MCUs 156 का ही पूछता है कि लेजिस्लेचर में जो नेशनल असेंबली की सीटें थी 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 156 थी, आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर ली जाए तो पहले नंबर पे हमारे पास ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपने याद रखना। जनरल अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करा। इसके तहत क्या हुआ, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी प्रेसिडेंट रहेगा और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो भी प्रेसिडेंट रहेगा। इसके अंदर एज लिमिट कम कर दी गई, 35 साल कर दी गई। प्रेसिडेंट कहा गया मुस्लिम होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसके अंदर भी करार दिया गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, 56 में भी, 62 में, आगे 73 में भी यही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा, ठीक है। फिर जनाब ये फेडरल के बारे में बताया हुआ है कि इसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। फिर 2 लिस्ट सिस्टम था इसके अंदर, पिछले के अंदर 3 लिस्ट सिस्टम था, इसके अंदर कनकरेंट को खत्म कर दिया गया, सिर्फ 2 को पावर्स दी गई, फेडरल को, प्रोविंशियल को, इनके दरमियान आपस में पावर की डिवीजन कर दी गई इस तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस के बारे में क्या बताया गया कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस होंगे। कैसे होंगे? लोग पहले बेसिक टेक्नोक्रेट्स को इलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आज यहाँ पे आज के दौर में जैसे हम काउंसलर को इलेक्ट करते हैं ना, काउंसलर को, उस तरह पहले बेसिक डेमोक्रेट्स हुआ करते थे। लोग पहले 80,000 लोकल पॉलिटिशियंस जिनको बेसिक डेमोक्रेट्स कहा गया उनको इलेक्ट करेंगे। फिर 80,000 बंदे आगे जाके 156 बंदे जो कि नेशनल असेंबली के होंगे उनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से अवाम जिनको इलेक्ट करेगी वो जाके डायरेक्ट नहीं बैठेंगे असेंबली में, वो आगे और बंदों को इलेक्ट करेंगे, फिर वो जाके बैठेंगे। इस तरह से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस आया 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पिछले के अंदर प्रीएमेबल के तौर पे रखा गया, इसके अंदर भी प्रीएमेबल के तौर पे रखी गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, दिबाचे के अंदर रखा गया, इंट्रोडक्शन के अंदर रखा गया 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने याद रखना है। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, लियाकत अली खान पहले जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये मूव की थी 7 मार्च 1949 को। फिर जनाब 5 दिन के बाद 12 मार्च 1949 को ये पास कर दी गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आपने याद रखना। इस्लामिक प्रोविजंस की बात करें जाए, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट मुसलमान होगा, एजुकेशन ऑफ कुरान हदीस कंपलसरी होगी। इस्लामिक रिसर्च काउंसिल पूछता है, इस्लामिक रिसर्च काउंसिल 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया
अयूब खान ने, जनरल अयूब खान ने, आपने याद रखना। इसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। जो पिछला था उसको कैसे ख़त्म किया, किसने ख़त्म किया? जनरल याह्या साहब ने एब्रोगेट किया। 25 मार्च 1969 को इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। इस तरह से 62 वाला कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब 73 वाला कौन लेके आएगा और कैसे लेके आएगा? इनेक्टमेंट की बात कर लिए। प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो साहब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इनके दौर में आएगा, आपने याद रखना है। 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1973 को ये इम्पोज किया गया था। हमारा यौम आज़ादी 14 अगस्त आपको इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कमांडर इन चीफ था उसका ओहदा यानी कि नाम चेंज करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब कहने लग गए थे उसको, ठीक है। तो पहले आर्मी चीफ कौन बने? जनरल टिक्का खान बने पाकिस्तान के, आपने याद रखना है। जो टोटल कमांडर इन चीफ थे इससे पहले टोटल 6 बने, ठीक है। कितने बने जी? 6। 2 ब्रिटिशर्स थे और 4 हमारे पास यहाँ पे नेटिव ये कमांडर इन चीफ थे, आपने याद रखना। 6 थे टोटल, ये याद रखना है। इसके अंदर नाम क्या रखा गया कंट्री का? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया, आपने याद रखना है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके अंदर क्या गया? पिछले के अंदर 250 थे, इसके अंदर 280 कर दिए गए, 30 कर दिए गए ज्यादा। पिछले के अंदर चैप्टर्स थे वो 12 थे, इसके अंदर भी 12 रहे। पिछले के अंदर शेड्यूल थे 3 सिर्फ, इसके अंदर 7 कर दिए गए थे, ठीक है, 7। फिर ये जो शेड्यूल्स को कम कर दिया गया था, आगे तरमीम हुई, 18वीं तरमीम पूछता है। 18वीं तरमीम के तहत 5 अब शेड्यूल्स हैं करंटली। अगर वैसे पूछ लिया जाए तो 1973 क्वेश्चन में कितने शेड्यूल्स हैं, तो आपने 7 पे लगाना है, ठीक है। मैंने काफी सर्च किया इसके बारे में, तो 7 ही लगाना है इसके अंदर आपने। अगर पूछ लिया 18वीं तरमीम के अंदर जो है इसके शेड्यूल कितने हो गए हैं, तो फिर आपने 5 वाला ऑप्शन टिक करना है, आपने ये याद रख लेना। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अभी हमारे पास लागू है इस वक्त 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर जो आर्टिकल है ये लाजमी पूछता है। जिन्होंने पहले पेपर दिए हुए हैं उनको पता होगा कि ये लाजमी आते हैं आर्टिकल्स, आपने इनको जहन नशीन कर लेना है। जो मैं बताऊंगा आपने ये करने हैं। आर्टिकल नंबर 5, इसके अंदर लॉयल्टी टू द स्टेट और ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। इसको आप छोड़ दें, आगे मैंने आगे बताया हुआ। आर्टिकल 9 के अंदर बताया हुआ है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी, किसी भी बंदे को आज़ादी और जिंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 11 बताता है कि किसी को गुलामी और ज़बरदस्ती मुशक्कत वाला काम या लेबर जो मजदूरी, मेहनत मजदूरी ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाएगी। आर्टिकल 11 में ये बताया गया, आपने याद रखना है। आर्टिकल 25 में बताया गया इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, सब शहरी बराबर हैं। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि प्रमोशन की गई है सोशल जस्टिस की और सोशल इवल्स को ख़त्म किया गया। 37 आर्टिकल के अंदर आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 41 आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होगा। आर्टिकल 153 के अंदर बताया है, ये आर्टिकल 53 डील्स विद द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, डील्स विद द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आर्टिकल 153। आर्टिकल 40 से, इस पर थोड़ा टाइम लगा के आपने इसको तैयार कर लेना है, ये पूछता ही पूछता है, आपने याद रखना है। आर्टिकल 47 के तहत प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड, पूछता है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड, तो आर्टिकल 47 है। इम्पीच का मतलब यानी अगर कोई इलीगल काम करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, सजा दी जाएगी प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 156 के तहत ये डील्स विद द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। आर्टिकल 156, आर्टिकल 160 डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंसेस, ठीक है, ये आप छोड़ दें, आगे मैंने बताया हुआ है, ये भी छोड़ें। आर्टिकल 226 सीक्रेट बैलेट, जो इलेक्शन की एक टर्म है, सीक्रेट बैलेट पूछता है। विच आर्टिकल डील्स विद द सीक्रेट बैलेट, आर्टिकल 226 आपने याद रखना है, ठीक है जनाब। उसके बाद आप ये छोड़ दें, आगे मैंने बताया हुआ है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे करेंगे इसको। आर्टिकल 232 प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, इमरजेंसी लगा सकता है, इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 232 आपने याद रखना है। आर्टिकल 245 कि कैसे आर्मी सिविल पावर्स की मदद करेगी अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो आर्टिकल 251 के तहत उर्दू नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की है, नेशनल लैंग्वेज। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो इंग्लिश 15 साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी आर्टिकल 251 के तहत, फिर 15 साल के बाद उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज राइज कर दी जाएगी। कौमी जुबान हमारे पास उर्दू ही है आर्टिकल 251 के तहत। ये कुछ आर्टिकल थे। अब चैप्टर्स मैंने बताया 12 हैं तो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पूछता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी है, आर्टिकल 1 से 6 तक ये बताता है। चैप्टर 2 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। चैप्टर 3 फेडरेशन, यानी फेडरेशन क्या काम करेगी, फेडरल जो होगी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो क्या काम करेगी, इसके अंदर बताया हुआ है। चैप्टर 5 के अंदर बताया गया कि फेडरल और प्रोविंशियल का क्या रिलेशन होगा। चैप्टर 6 फाइनेंस, जो बजट है या उसके बारे में आपको उसकी डिवीजन, फाइनेंस की, रेवेन्यू की डिवीजन के बारे में है ये चैप्टर 6। चैप्टर 7 जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। चैप्टर 8 इलेक्शन, 213 से 226 आर्टिकल। चैप्टर 9 के अंदर इस्लामिक प्रोविजंस,
ठीक है, ये इसके अंदर आई हुई हैं, जैसे इस्लामिक रिसर्च काउंसिल पिछले में थी, इसके अंदर मैं अभी बताऊंगा आगे। चैप्टर 10 इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा। चैप्टर 11 जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक उनके बारे में बताया हुआ है। और चैप्टर 12 वो मिसलेनियस के बारे में है, ठीक है, डिफरेंट उसके अंदर बातें बताई हुई हैं। तो इस तरह से चैप्टर आपने याद रखना है। चैप्टर 1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया, फाइनेंस, जुडिशरी, इस तरह से आपने इसको कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं, इसे जान छुटानी है, आपने इसको कवर कर लेना है, कवर करा के इसे जान छुटानी है, ताकि अगर आ भी जाए तो आपके यहाँ से MCQ ज़ाया ना हो। कानून साज असेंबली लेजिस्लेचर कैसी होगी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। सबसे पहले बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, ठीक है, जिसके अंदर 2 ईवान होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने याद रखना है। अब बाई कैमरल के अंदर 2 हाउस होते हैं, सेनेट और दूसरा हमारे पास नेशनल असेंबली होगा, ठीक है। अपर हाउस कहते हैं सेनेट को, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेनेट को डिस्कस करेंगे, उसकी फॉर्मेशन कैसी है। सेनेट, इसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इनिशियली जो इसका नंबर रखा गया सीट्स का 63 था, लेकिन करंट बात कर ली जाए, करंट अभी कितने हैं, सेनेट कितने सेनेटर हैं जी पाकिस्तान के सेनेट में, 96 है, आपने याद रखें, करंट की बात कर रहा हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी पे काम करता है सेनेट, यानी कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगी, हर प्रोविंस से इक्वल बंदे आएंगे, ठीक है। कैसे, पंजाब के 23 बंदे हैं, सिंध के भी 23 हैं, बलूचिस्तान के भी 23 हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद KPK के भी 23 होंगे और कैपिटल के 4 बंदे हैं, ठीक है, कैपिटल के 4, इस तरह से टोटल ये 96 बन जाते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। अभी जो 23 बंदे हैं इनकी फॉर्मेशन कैसी है। इन 23 में से 14 बंदे ओपन मेरिट पे आएंगे। वुमेन इनके अंदर 4 वुमेन्स होंगी, 4 टेक्नोक्रेट्स उलमा होंगे जो कि इस्लाम के लिहाज से लेजिस्लेट कानून साजी इस्लाम के लिहाज से करवाएंगे टेक्नोक्रेट्स, एक माइनॉरिटी होगी। टोटल इस तरह से ये 23 बन जाते हैं, आपने याद रखना है। अब जो ये कैपिटल से इस्लामाबाद से फेडरल से 4 बंदे आएंगे, इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी। 2 ओपन मेरिट से आएंगे, एक वुमेन होगी, एक टेक्नोक्रेट होगी, इसके अंदर माइनॉरिटी यहाँ से नहीं आएगी। ये सेनेट आपको मैंने बता दी। इसके बाद जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली उनको कहा जाता है, ठीक है, नेशनल असेंबली लोअर हाउस। सबसे पहले जो ओल्ड नंबर था 342 था जी, 342 बंदे बैठते थे, आपने याद रखना है। अब जो करंट नंबर है, अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद जो करंट नंबर है वो अब 336 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, आपने याद रखना है। 173 बंदा पंजाब से आता है, KPK से 55 बंदा, सिंध से 75, बलूचिस्तान से 20 और कैपिटल से सिर्फ 3 बंदे आते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कुल मिला के 336 बंदे बन जाते हैं, आपने याद रखना नेशनल असेंबली में। अभी जो 336 बंदे हैं ना, इनमें से 60 बंदे वुमेन्स होंगी। सवाल पूछता है हमारी नेशनल असेंबली के वुमेन कोटा कितना, 60 सीटें हैं वुमेन्स की। माइनॉरिटी का जो कोटा वो 10 बंदे आते हैं माइनॉरिटी के, आपने याद रखना है, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर ली जाए, एक तो पार्लियामेंट्री है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपने याद रखना है। पिछले के अंदर प्रेसिडेंशियल थी 62 के अंदर, अब 73 के अंदर दोबारा पार्लियामेंट्री आ गई है। प्रेसिडेंट की एज सबसे पहले वाले में 56 वाले में रखी गई 40, फिर 35 कर दी गई, अब 45 कर दी गई, डायरेक्ट 45 कर दी गई, ठीक है जनाब। अब प्रेसिडेंट मुसलमान होना चाहिए। अब पहला PM, पहला प्राइम मिनिस्टर 73 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट खुद बने जुल्फिकार अली भुट्टो। हेड ऑफ द स्टेट, जिनके पास वैसे ही बराए नाम जो है वो होते हैं, पावर्स होती हैं, वो फजल इलाही को बनाया भुट्टो ने, ठीक है। फजल इलाही पहले प्रेसिडेंट बने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, आपने याद रखना है। लिस्ट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। लिस्ट सिस्टम पहले के अंदर 3 थी, तो 62 वाले के अंदर 2 थी, अब 73 के अंदर भी सिर्फ 2 ही थी, फेडरल और प्रोविंशियल थी, 2 लिस्टें थी। लेकिन फिर लिस्ट मैंने आपको बताया, लिस्ट सिस्टम यानी सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल के पास पावर थी और प्रोविंसेस के पास पावर थी, सिर्फ इसके अंदर। आगे जाके जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं ना, 18वीं तरमीम करते हैं, 18 अमेंडमेंट करवाते हैं, इसके तहत 1 लिस्ट सिस्टम करवा दी। अभी करंटली 1 लिस्ट सिस्टम चल रहा है, आपने याद रखना। 18वीं तरमीम के तहत ये लिस्ट सिस्टम चेंज हो गया था। अब सिर्फ फेडरल के पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं, जो पीछे प्रोविंसेस के अंदर थोड़ी बहुत इन्होंने जो पावर्स दी हुई हैं वो रेजिड्यूरी एक इन्होंने खाना बनाया, उसके अंदर रख दी है। वैसे एक लिस्ट ही है, फेडरल की लिस्ट ही है, आपने याद रखना है, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे, डायरेक्ट होंगे। अवाम जिनको इलेक्ट करेगी वो डायरेक्ट जाके नेशनल असेंबली में बैठेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इनिशियली तो दिबाचे में रखा गया, प्रीफेस में रखा गया, प्रीएम्बल में रखा गया, लेकिन आगे जाके 18वीं तरमीम हुई। 18वीं तरमीम हुई, जनरल ज़ियाउल हक ने करवाई, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था, भुट्टो ने दिया। उसके बाद आगे जाके ज़ियाउल हक साहब आएंगे, ये फिर उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे 8वीं, उसके तहत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिस्सा बना दिया जाएगा 73 कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी करंटली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हिस्सा है हमारे 73 कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने याद रखना है।
इस्लामिक प्रोविजंस की बात करी जाए, प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट मुसलमान होगा। एजुकेशन ऑफ कुरान हदीस कंपलसरी है, ठीक है। आर्टिकल मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे एक आर्टिकल रह गया था 228 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 228 के तहत इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल किस कॉन्स्टिट्यूशन में है? 73 के। इससे पहले जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर सिर्फ था इस्लामिक रिसर्च काउंसिल, इसके अंदर है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। आपने याद रखना, ये इस्लाम के ये जब भी कानून साजी होगी तो ये इस्लाम के मुताबिक अपनी कानून साजी करवाएंगे ये, ठीक है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का ये काम है। अच्छा, भुट्टो साहब ने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम ऐड करवाई। मुसलमान की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि उस वक्त कादियानी आ गए थे, वो अपने आप को मुसलमान कहते थे, तो उनको माइनॉरिटी करार दिया गया और इसके अंदर मुसलमान की प्रॉपर डेफिनेशन इसके अंदर ऐड की गई थी, आपने याद रखना। इसके बाद हमने कवर करना पाकिस्तान और भारत की जंगें। पहली जंग हुई कश्मीर की 1948 ये सवाल पूछता है। इसके अंदर हमारे थे कैप्टन राजा सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले। दूसरे नंबर पे शहीद थे नाइक सैफ अली जंजुआ। सबसे पहले जो निशान हैदर हासिल करने वाले कौन थे? राजा सरवर शहीद साहब थे, ठीक है। दूसरी जंग हुई 1965 की, जिसको कहा जाता है टैंकों की वार, टैंकों की वार। मेजर राजा अजीज भट्टी इसके अंदर निशान हैदर हासिल किया उन्होंने। उसके बाद तीसरी जंग हुई सकूते ढाका, जिसको कहा जाता है 1971 में। इसके अंदर हमारे पास शहीद हुए पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर शब्बीर श्री, मेजर मोहम्मद अकरम, तीनों के पास निशान हैदर है, ठीक है। इसके बाद आगे चौथी जंग होती है कारगिल वार 1999 में। मुशर्रफ बैठा था उस दौर में। कैप्टन कर्नल शेर खान ये शहीद होते हैं, निशान हैदर मिलता है। हवालदार लालक जान शहीद होते हैं। फिर लेटेस्ट एक यहाँ पे वाकया हुआ 28 फरवरी 2019 को, 28 फरवरी 2019 को अभिनंदन वाला। भारतीय तैयारा बालाकोट में जाके कश्मीर के मकाम पे जाके गिरा। अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया 28 फरवरी 2019 को, आपने ये याद रखना है, ठीक है जनाब। उसके बाद निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है। निशान पाकिस्तान सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का। निशान हैदर फौजी, निशान पाकिस्तान सिविल। अच्छा, मेजर तुफैल वाहिद ऐसे निशान हैदर होल्डर हैं जो कि बगैर जंग के उन्होंने निशान हैदर हासिल किया था, ठीक है। सबसे पहले निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद, सबसे पहली जंग में 47 में इनको मिला। अच्छा, सबसे कम उम्र और कम सर्विस वाले निशान हैदर किनको मिला? पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास को मिला, ठीक है जनाब। उसके बाद सबसे कम रैंक, जिनका सबसे कम रैंक था, वो कौन थे निशान हैदर हासिल करने वाले? ये थे जनाब सवार मोहम्मद हुसैन, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद मोहम्मद हुसैन जंजुआ, जिनका असल नाम था सवार मोहम्मद हुसैन। सवार इनका रैंक था, सबसे छोटा रैंक था, ठीक है। आज जो लेटेस्ट निशान हैदर वो किनको मिला? लालक जान, हवालदार लालक जान को सबसे लेटेस्ट मिला है, आपने ये याद रख लेना। कुछ यहाँ पे मुआहदे हुए पाकिस्तान के, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंध ताश मुआहदा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड बैंक की मदद से 1960 में मुआहदा हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को सिंध, झेलम और चनाब मिला और भारत को रावी, सुतलज और ब्यास मिला। ये सिंध ताश मुआहदा था। इसके बाद ताशकंद मुआहदा होगा 1965 की। जब जंग हुई तो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन मुआहदा करवाया ताशकंद के मकाम पे। कहाँ पे? ताशकंद उस वक्त सोवियत यूनियन में ही था, ठीक है। आज ये कैपिटल है, एक कंट्री है ताशकंद। उस वक्त जो कि आज सेंट्रल एशिया के अंदर आता है, ये उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो 10 जनवरी 1966 की जंग थी। अगले साल पहला महीना 10 जनवरी 1966 को ताशकंद के मकाम पे मुआहदा हुआ, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन मुआहदा। इधर से जनरल अयूब खान साहब थे, जनरल अयूब खान साहब, और वहां से लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, आपने याद रखना। इसके बाद शिमला मुआहदा, शिमला मुआहदा, इसकी जो आपको मैं एक तो जो है शिमला वफद था वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो अलहदा। ये शिमला मुआहदा, शिमला एग्रीमेंट, ये अलहदा है, ठीक है। 1971 में जब बांग्लादेश में लोगों ने जनाब आज़ादी की आवाज़ उठाई कि हम अलहदा होना चाहते हैं पाकिस्तान से, उस वक्त इंडियन फौजी जो है यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं बांग्लादेश वाले मामले के अंदर, ठीक है। ये वैसे पाकिस्तान का अपना मामला होता है, जब इंडियन इसके अंदर इंटरफेयर करते हैं तो जंग छिड़ जाती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ठीक। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बांग्लादेश के अंदर उस वक्त इधर मगरबी पाकिस्तान के फौजी और सिविल लोग होते हैं, तकरीबन 93,000 बंदा उधर बैठा होता है। कितना जी? 93,000 बंदा वहां पे कैद हो जाता है। अब इनको आज़ाद करवाना होता है, तो भुट्टो साहब अब जनाब इनको आज़ाद करने के लिए शिमला मुआहदा करवाएंगे जी। शिमला मुआहदा ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, ताकि जो टेंशन है पाकिस्तान इंडिया के वो ख़त्म हो जाए और जो है वो अपने बंदे अपने वहां से बांग्लादेश से निकलवा लें, ठीक है। तो 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है ये, वहां पे उसका दारुल हुकूमत शिमला। शिमला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। वहां पे ये मुआहदा हुआ। जुल्फकार अली भुट्टो इधर से और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी थी जी, ठीक है। इनके दरमियान पीस एग्रीमेंट हुआ ये, ठीक है। उसके बाद मार्शल लॉज यहाँ पे आए। सबसे पहले मार्शल लॉ आया, सिकंदर मिर्जा ने इम्पोज किया, ठीक है। उस वक्त जो थे प्राइम मिनिस्टर तो फिरोज खान नून थे।
पहला जो मार्शल है किसके दौर में आया, फिरोज खान नून सख्त प्राइम मिनिस्टर थे। 7 अक्टूबर 1958 को आया जी, 7 अक्टूबर 1958 को, 4 साल चलेगा, 1962 तक ये चलेगा। उसके बाद फिर दूसरा मार्शल लॉ आएगा, जनरल यहिया खान साहब लगाएंगे। सेकंड मार्शल लॉ, पहला सिकंदर मिर्जा, दूसरा यहिया खान लगाएंगे, आपने याद रखना है, ठीक है। उसी के दौर में सेकंड मार्शल लॉ जब चल रहा था, जुल्फकार अली भुट्टो फर्स्ट सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज बनता है, पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, जुल्फकार अली भुट्टो थे, सिविलियन थे ये, ठीक है। सेकंड मार्शल लॉ कब इम्पोज किया गया, 26 मार्च 1969 को, 1969 26 मार्च, आपने ये याद रख लेना है। पहले वाला कब हुआ था, 7 अक्टूबर 1958 में, दूसरा 26 मार्च 1969 में, आपने याद रखना है। फिर थर्ड मार्शल लॉ आता है, ठीक है। थर्ड मार्शल लॉ ज़ियाउल हक साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब ये इम्पोज करेंगे थर्ड मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 को, 5 जुलाई 1977, जनरल ज़ियाउल हक, ठीक है। ये आगे 1988 तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा मार्शल लॉ किन्होंने लगाया, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया, 12 अक्टूबर 1999। आपने ये बंदे का नाम याद रखना है और इनकी डेट याद रखनी है। पहला 7 जून 1958 में हुआ, उसके बाद जो दूसरा था मार्शल लॉ वो 26 मार्च 1969 में आया, तीसरा ज़ियाउल हक वाला 5 जुलाई 1977 में आया, और जनाब चौथा जो था वो जनरल मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 में आया, ठीक है, आपने याद रखना। इसके बाद सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश के कुछ एमसीक्यूज हैं। 16 दिसंबर 1971 को हमारा बांग्लादेश यहाँ से अलहदा हो गया था। शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स का हवाला दिया था 1966 में, 6 पॉइंट्स पेश किए थे ये। वैसे इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो मैं अलहदा से लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अभी फिलहाल आप यही कर लें, एमसीक्यूज वैसे यही बनते हैं यहाँ से। शेख मुजीबुर रहमान लीडर थे अवामी लीग के, आपने याद रखना है, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया था 22 फरवरी 1974 में जी। कब जी, 22 फरवरी 1974 में। उस वक्त ओआईसी की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, तो उस वक्त जब बांग्लादेश आया तो लाहौर में उस वक्त भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया था कि हम बांग्लादेश को तस्लीम करते हैं। उसके बाद कुछ असैसिनेशंस हुई हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, कुछ हस्तियों की, उनके बारे में हम एमसीक्यूज बनते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पीएम थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान, इनके असैसिनेशन हुई पिंडी के अंदर। पिंडी के अंदर हमारे 2 असैसिनेशन होती हैं, एक बेनज़ीर भुट्टो साहब की, एक लियाकत अली खान की। 16 अक्टूबर 1951, ठीक है, 51 के अंदर पहली मुर्दमशुमारी भी हुई थी पाकिस्तान में। 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान साहब की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी जाती है 4 अप्रैल 1979, जब इधर ईरानियन रेवोल्यूशन आता है 1979 में, उसी दौरान ही 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को फांसी दी जाती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर हैं जी भुट्टो साहब, आपने याद रखना है। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब, ये एक एयरक्राफ्ट क्रैश के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। ये 77 में आए थे, आपको मैंने बताया था, माशाल्लाह लगा था। 1988 तक 11 साल ही हुकूमत करेंगे। 17 अगस्त 1988 को दरिया सुतलज के किनारे पे इनका जनाब ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और इनकी इस तरह से डेथ हो जाती है। ये बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रहे थे, बहावलपुर से इस्लामाबाद। इनके एयरक्राफ्ट का नाम कभी पूछ लेता है, C-130B था जी एयरक्राफ्ट था ये, आई थिंक आर्मी का था, ठीक है, एयरक्राफ्ट था C-130B। तो ये छठे प्रेसिडेंट थे, ये ज़ियाउल हक साहब छठे प्रेसिडेंट थे, आपने 1977 से 1988 तक इनका टेन्योर रहा था, आपने याद रखना है। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब 2008 का इलेक्शन था, उसकी कंपेन कर रहे थे पिंडी में। एक रैली के अंदर 27 दिसंबर 2007 को इनकी डेथ हो जाती है, इनको कत्ल कर दिया जाता है गोली मार के, ठीक है। इनके बारे में सीक्यूज बनता है, ये पहली प्राइम मिनिस्टर थी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। ये बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर ने, अपने याद रखना है। ये प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी, पहली 1988 में, जनरल ज़ियाउल हक जब क्रैश हुआ 1988 में। उसके बाद फिर ये आई थी बेनज़ीर भुट्टो, 2 दिसंबर 1988 में ये आई, 27 दिसंबर 2007 को इनका कत्ल हो गया था, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ पे पाक स्टडी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। होप मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज आपके इंशाल्लाह ताला कवर करा दिए हैं। इसके बाद जो करंट हमारी हुकूमत चल रही है वो मैं करंट अफेयर्स के उसमें बता दूंगा, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।